रात के 2 बजे थे। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज माहौल में छाई खामोशी को चीर रही थी। एसपी शेखर वर्मा की गाड़ी अपने इलाके में दाखिल हुई। वो इन दिनों एक नए केस पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से देर से घर आना उनका रोज का सिलसिला बन गया था। पिछले कुछ दिनों से यही हाल था और अब तो उनके घर वाले भी इस रूटीन के आदी हो चुके थे। सब जानते थे कि वह एक निडर और बहादुर पुलिस अफसर है, अपनी जान हथेली पे रखकर काम करने वाले। इसी वजह से उनके घर वाले उनसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह इस घर के एकलौते चिराग थे। उन्होंने गाड़ी घर के गेट के सामने रोकी तो चौकीदार फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और फुर्ती से दरवाजा खोल दिया। शेखर ने नाराज नजरों से उसे देखा और गाड़ी गेट के अंदर ले जाने लगे। फिर उन्होंने चौकीदार के सामने गाड़ी रोक दी। मैं तुम्हें अपने घर की रखवाली के लिए हर महीने अच्छी खासी तनख्वाह देता हूँ और तुम यहाँ बैठे ऊँग रहे हो। इस तरह तो कोई भी मेरे घर में घुस सकता है। तुम जानते हो मेरा काम कैसा है। मैं अपने घर वालों के लिए किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। इसीलिए बेहतर होगा कि आंखें खोलकर ड्यूटी करो, वरना तुम्हें नौकरी से निकालने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा। शेखर ने सख्त लहजे में कहा। चौकीदार ने सिर झुकाकर उनकी डांट सुनी। शेखर ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और अंदर की तरफ बढ़ गए। एक दिन शेखर कुछ चिड़चिड़े हो गए थे। वह एक हत्या के केस पर काम कर रहे थे और वहां से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। धमकी देने वाले लोग न सिर्फ शेखर को जान से मारने की बात कर रहे थे, बल्कि उनके घर वालों को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे थे। शेखर नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनके परिवार को कोई नुकसान हो। इसीलिए इन दिनों वे जरूरत से ज्यादा सतर्क और चौकन्ने हो गए थे। यही वजह थी कि चौकीदार की लापरवाही उन्हें जरा भी बर्दाश्त नहीं हुई। वो गाड़ी से उतरकर लॉज में दाखिल हुए तो वहां अंधेरा पसरा हुआ था। हद हो गई, दरवाजा तक बंद करके नहीं सोते ये लोग। शेखर बड़बड़ाए और पलटकर लॉज का दरवाजा बंद किया। उनके सिर में तेज दर्द था और इस वक्त उन्हें चाय की तलब हो रही थी, मगर घर में सब लोग सो रहे थे। वे किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए सीधे रसोई में चले गए। उन्होंने लाइट ऑन की और फ्रिज खोला। अंदर उनका पसंदीदा पुलाव रखा था। खाना देखकर उन्हें तेज भूख लग गई। याद आया कि उन्होंने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। उन्होंने एक प्लेट में चावल निकाले और ओवन में गर्म करने रख दिए, जबकि चूल्हे पर चाय के लिए पानी चढ़ा दिया। कुछ ही देर में पुलाव गर्म हो गया। वो कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गए, जबकि चाय बन रही थी। खाने से फ्री होकर उन्होंने चाय कप में डाली और अपने कमरे की तरफ बढ़े। वो बहुत थके हुए थे, बस अब आराम करना चाहते थे, लेकिन जाने से पहले वे अपनी माँ से मिलना चाहते थे। उन्हें पता था कि माँ उनका इंतजार करती होंगी। चाय का कप हाथ में लिए वे उनके कमरे की ओर बढ़े, मगर अंदर हल्का अंधेरा था। माँ और पिताजी सो रहे थे। शेखर ने प्यार भरी नजरों से दोनों को देखा और आहिस्ता से दरवाजा बंद करके अपने कमरे में पहुंचकर उन्होंने लाइट नहीं जलाई। चाय का मग साइड टेबल पर रखा और बाथरूम में फ्रेश होने चले गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके कमरे में कोई मौजूद है। अगर उन्हें पता चल जाता तो शायद इतनी बड़ी गलतफहमी ना होती। कुछ देर बाद वे बाथरूम से बाहर आए तो देखा कि चाय ठंडी हो चुकी थी। उन्होंने एक ही घूंट में कप खाली किया और बिस्तर पर गिर पड़े, मगर नींद में जाने से पहले उन्हें बिस्तर पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो तुरंत उठकर बैठ गए। एक झटके में साइड टेबल से चश्मा उठाया और कमरे की लाइट जला दी। लम्हों में पूरा कमरा रोशनी से भर गया। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? शेखर ने हैरानी और गुस्से से सामने खड़ी लड़की को देखा। वो बामुश्किल 19-20 साल की थी और उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। शेखर के सख्त लहजे में पूछने पर वो सहम गई, मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे आई, कब से मेरे कमरे में हो? इस बार शेखर का लहजा और भी सख्त था और गौर से उसे देखा, मगर वह खाली हाथ खड़ी थी। उसने शेखर के कमरे से कुछ भी नहीं चुराया था, जबकि शेखर उसे पुलिस वाली नजर से देख रहा था। जवाब दो,
चुप क्यों खड़ी हो? शेखर ने तेज आवाज में कहा। सामने खड़ी लड़की का दिल सहम गया, मगर वह खुद पर काबू रखना चाहती थी, इसीलिए उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की और चुपचाप खड़ी रही। दादाजी इस समय स्टडी रूम में मौजूद थे। स्टडी रूम शेखर के कमरे के ठीक नीचे था। ऊपर से शोर सुनकर वे ठिठक गए। वे आज जल्दी सो गए थे, लेकिन बीच में आँख खुली तो दोबारा नींद नहीं आई, इसीलिए स्टडी रूम में आ गए थे। अब ऊपर से आ रही ऊंची आवाजों ने उनका ध्यान खींचा। साफ लग रहा था कि शेखर किसी पर जोर से बोल रहा है। दादाजी परेशान होकर स्टडी रूम से बाहर निकले और शेखर के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। उधर शेखर गुस्से में सामने खड़ी लड़की की तरफ बढ़ा। उसे उस लड़की से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि वह खाली हाथ थी। उसके पास कोई हथियार नहीं था और ना ही उसने कुछ चुराया था। शेखर एक ही झटके में उसके सामने पहुंचा और सख्ती से उसका बाजू पकड़ लिया। अगर तुमने सच सच नहीं बताया कि तुम कौन हो, तो मैं तुम्हारे साथ बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। मुझे लोगों से जुबान खुलवाना बहुत अच्छे से आता है। अभी तुम्हारे लड़की होने का लिहाज कर रहा हूँ, इसीलिए बेहतर है कि साफ साफ बता दो कि मेरे कमरे में क्या कर रही हो और किसने तुम्हें यहाँ भेजा। शेखर के ठंडे और सख्त लहजे ने आकांक्षा की रग-रग में सिरहन दौड़ा दी। वह बिल्कुल करीब खड़ा उसका बाजू झचकोरते हुए पूछ रहा था। आकांक्षा ने नजरें उठाकर उसे देखा। कुछ पल के लिए उनकी निगाहें टकराईं। आकांक्षा ने गहरी सांस भरकर खुद को संभाला। तभी शेखर के कमरे का दरवाजा खुला और दादाजी अंदर आए। सामने का मंजर देखकर वे दंग रह गए। उनका जान से प्यारा पोता रात के इस समय अपने कमरे में किसी अनजान लड़की के बिल्कुल करीब खड़ा था। शेखर ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और दादाजी को देखकर जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दादाजी की आंखों में अपने लिए अविश्वास देखकर उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। वह रात के इस समय अपने कमरे में एक अजनबी लड़की के साथ था। शेखर तुरंत आकांक्षा से दूर हुआ और उसका बाजू एक झटके में छोड़ दिया। दादाजी की आंखें पहले तो हैरानी से फैल गईं, फिर उनके चेहरे के भाव बदल गए। अब वहां खामोश लेकिन बेहद गंभीर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जिसे शेखर ने बाखूबी महसूस कर लिया। ये सब क्या हो रहा है शेखर? दादाजी की सख्त आवाज कमरे में गूंजी। शोर सुनकर घर के बाकी लोग भी जाग गए और शेखर के कमरे में आ गए। अब शेखर बेगुनाह होते हुए भी सबके सामने जैसे कोई अपराधी बनकर खड़ा था। दादाजी, मैं आप सबको समझाता हूँ, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। शेखर आकांक्षा से 2 कदम पीछे होते हुए दादाजी को अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगा। सभी लोग हैरत से आंखें फाड़े शेखर के कमरे में खड़ी इस लड़की को देख रहे थे। सरला जी ने अनायास अपने सीने पर हाथ रख लिया। आज तक शेखर ने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे उन्हें अपना सिर झुकाना पड़े, लेकिन आज उसके कमरे में एक अजनबी लड़की की मौजूदगी ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। वे अपनी आंखों में अविश्वास भरे अपने बेटे को देख रही थी, जो परेशानी से सभी की ओर देख रहा था। इससे पहले कि शेखर कुछ कह पाता, आकांक्षा अपनी जगह से आगे बढ़ी और दादाजी के पैरों में बैठकर रोने लगी। उसकी हिचकियों से पूरा कमरा गूंजने लगा। आकांक्षा ने दादाजी के सामने हाथ जोड़ दिए, जबकि शेखर हैरानी से उसकी यह एक्टिंग देख रहा था। आप लोग ही इंसाफ कीजिए, आपके बेटे ने मुझसे प्यार का नाटक किया, शादी के वादे किए और अब जब मैं 2 महीने की गर्भवती हूँ तो ये मुझे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। आकांक्षा ने रोते हुए रिएक्ट भरे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर सभी लोग सदमे से शेखर को देखने लगे। शेखर के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। जिस लड़की को उसने कभी देखा तक नहीं था, जो ना जाने कहां से आज उसके कमरे में आ गई थी, वह उसके बच्चे की मां बनने का दावा कर रही थी। मां, शेखर ने मासूमियत से कहा और सरला जी की ओर देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ये झूठी है, धोखेबाज है ये लड़की, मैं तो इसे जानता तक नहीं। शेखर ने चिल्लाकर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं इनके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ये मुझसे प्यार करते हैं और अब अपने घर वालों के डर से मुझे अपनाने से इनकार कर रहे हैं। मैं तो अपना घर छोड़कर आ गई हूँ। अगर इन्होंने भी मुझे ठुकरा दिया तो मैं
मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? अब मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं, आकांक्षा ने रोते हुए कहा। शेखर का सिर चकरा गया। दादाजी के पैरों में बैठी यह लड़की इतनी सफाई और आत्मविश्वास से झूठ बोल रही थी कि एक पल को उसे खुद पर भी शक होने लगा। शेखर गुस्से में पागल होकर आकांक्षा की ओर बढ़ा और एक झटके से उसे जमीन से खींचकर खड़ा किया। आकांक्षा किसी कटी पतंग की तरह उसके सीने की तरफ झुकी, लेकिन शेखर ने तुरंत उसे खुद से दूर कर दिया। जानती हो ना कि मैं पुलिस वाला हूँ, एक पल में तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल सकता हूँ। सच सच बताओ किस मकसद से इस घर में घुसी हो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शेखर ने एक एक शब्द दबाकर कहा। आकांक्षा ने मदद की गुहार भरी नजरों से पलटकर दादाजी की ओर देखा, जिनका चेहरा इस समय गुस्से से लाल हो रहा था। शेखर, इस लड़की का हाथ छोड़ो। दादाजी की सख्त आवाज कमरे में गूंजी। लेकिन दादाजी, ये लड़की झूठ बोल रही है, मुझे फंसा रही है। मैं इस लड़की से सच उगलवा कर रहूंगा, शेखर ने गुस्से से कहा और खतरनाक नजरों से आकांक्षा को घूरा। मैंने कहा ना, इस लड़की का हाथ छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दादाजी ने गुस्से में कहा। गलती कर चुके हो, अब इस गलती पर शर्मिंदा भी नहीं हो रहे, हमने तुम्हें यही सिखाया था। शेखर ने आकांक्षा का हाथ छोड़ दिया। दादाजी, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं झूठ नहीं बोल रही, आकांक्षा ने तुरंत कहा। इन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये मुझसे शादी करेंगे, और अब जब मैं गर्भवती हूँ तो ये मुझसे शादी से इनकार कर रहे हैं, बल्कि अब तो मुझे पहचानने से भी मना कर रहे हैं। मैं वापस अपने घर नहीं जा सकती। अगर मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं शादी से पहले ही माँ बनने वाली हूँ तो वो मुझे जान से मार देंगे, इसीलिए अपना घर छोड़कर आ गई हूँ, आकांक्षा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ इंसाफ कीजिए, इनसे कहिए मुझसे शादी कर लें, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। अगर इन्होंने मुझसे शादी करने से इनकार किया तो मैं कोई गलत कदम उठा लूंगी, लेकिन वापस अपने घर नहीं जाऊंगी। उसके आंसू देखकर वहां मौजूद सबका दिल पिघल गया। मुझे अपने घर का पता दो, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ, इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं आते, वो लोग भी परेशान हो रहे होंगे। सुरेश वर्मा ने शेखर को गुस्से से घूरते हुए आकांक्षा से नरमी से कहा। उसकी बात सुनकर आकांक्षा का गला सूख गया। नहीं, मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे, आप उन्हें जानते नहीं हैं, वो इस बच्चे को भी मार देंगे। आकांक्षा जोर जोर से रोने लगी। कमरे में खड़े सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस हालत में क्या किया जाए, जबकि शेखर साफ साफ कह रहा था कि वह इस लड़की को जानता तक नहीं। ये मुझे धोखा दे रहे हैं, कहते हैं अब मुझसे शादी नहीं कर सकते, और इन्होंने तो ये भी कहा कि मैं गर्भपात करवा लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, आकांक्षा रोते हुए बोलती जा रही थी, जबकि शेखर भीतर ही भीतर उसकी अदाकारी की तारीफ कर रहा था। आप लोग मेरा यकीन कीजिए, मैं नहीं जानता ये लड़की इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है, ये मुझे फंसा रही है, शेखर ने कहा जब उसने सबकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो आप लोग क्या यही करते, आकांक्षा ने चालाकी से कहा, और उसका निशाना सही लगा। तभी कमरे में दादाजी की सख्त आवाज गूंजी। अभी और इसी वक्त इन दोनों की शादी होगी, अब मैं इस मामले में कोई बहस नहीं सुनूंगा। इतना कहकर दादाजी आकांक्षा को अपने साथ कमरे से बाहर ले गए। वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में पहुंचे और पंडित को फोन करके बुला लिया। शेखर के माँ बाप उसे अफसोस भरी नजरों से देखते हुए कमरे से बाहर निकल गए। दादाजी की बात सुनकर शेखर कुछ पल के लिए सन्न रह गया। होश आया तो कमरे में कोई नहीं था। वह घबराकर बाहर आया। सभी लोग ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे थे, जबकि आकांक्षा दादाजी के बगल में सिर झुकाए बैठी थी और रो रही थी। यह लड़की उसे हर पल हैरान कर रही थी। शेखर के लाख इनकार के बावजूद कुछ ही देर में दादाजी ने दोनों का विवाह करवा दिया। शेखर तो हक्का बक्का रह गया। वह एसपी शेखर वर्मा था, मगर अपने ही घर में उसकी एक नहीं चली। उसने गुस्से को दबाकर आकांक्षा को घूरा, जो अब इत्मीनान से दादाजी के पास बैठी थी। शेखर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी
कि तुम एक मासूम लड़की की इज्जत के साथ खेलोगे और जब उसे तुम्हारी सबसे जरूरत होगी तुम उसे अपनाने से मना कर दोगे। हमने तुम्हारी ऐसी परवरिश नहीं की थी। आज से ये तुम्हारी पत्नी है। अगर तुमने इसके साथ बुरा सलूक करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादाजी ने ठंडी नजरों से कहा। शेखर इस बार बिल्कुल चुप रहा। उसने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा। आकांक्षा ने भी उसकी इस चुप्पी को नोट किया। उसका दिल धड़क रहा था। जो वो चाहती थी वो हो गया था, लेकिन अब आगे का सोचकर डर लग रहा था। सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। सरला जी आकांक्षा को शेखर के कमरे में छोड़ गईं। शेखर जाने कितनी देर तक ड्राइंग रूम में बैठा रहा। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वह आगे का कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि ये लड़की कौन है और किस मकसद से उसके घर आई है। वह वहीं बैठा अपने सारे दुश्मनों का हिसाब किताब लगाने लगा जो इस लड़की को उसके घर भेज सकते थे, मगर अब तक कोई भी नाम उसे समझ नहीं आया। वह ठंडी सांस भरता हुआ अपनी जगह से उठा और अपने कमरे की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। सरला जी उस वक्त उसके कमरे से निकल रही थी। उन्होंने अफसोस भरी नजरों से अपने बेटे को देखा जो हद से ज्यादा थका हुआ लग रहा था। माँ, आपको भी लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? शेखर ने धीमे लहजे में पूछा जब सरला जी खामोशी से उसके पास से गुजरने लगी। सरला जी ने तड़प कर अपने बेटे की तरफ देखा। मैं तो इतना जानती हूँ कि कोई लड़की इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती जब तक कोई बड़ी बात ना हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी में शामिल होने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला है तो जरूर कोई वजह होगी। सरला जी ने ठहरे हुए लहजे में कहा। शेखर ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, फिर बेख्याली में आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। अभी अपने कमरे में जाओ, सरला जी ने उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा और अपने कमरे में चली गईं। शेखर ठंडी सांस भरता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही बिस्तर पर आकांक्षा इत्मीनान से बैठी थी। ये बात आकांक्षा ही जानती थी कि वो खुद को कितनी मुश्किलों से संभाल कर यहाँ बैठी थी, वरना उसका दिल किसी चिड़िया की तरह फड़फड़ा रहा था। शेखर ने लाल आंखों से आकांक्षा की तरफ देखा। आकांक्षा फौरन सीधी होकर बैठ गई। शेखर माप तौल पर कदम रखते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब मुझे साफ साफ जवाब दो, ये किसका बच्चा है जिसे तुम जबरदस्ती मेरे सर पर थोपने की कोशिश कर रही हो? शेखर ने हाथ सीने पर बांधकर सपाट लहजे में सवाल किया। आकांक्षा ने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को तसल्ली दी। आपका ही बच्चा है और किसका हो सकता है? उसने नजरें चुराते हुए कहा। आकांक्षा की ये बात सुनकर शेखर की मुट्ठियां भींच गईं। उसने एक ही झटके में आकांक्षा को बिस्तर से उतारकर अपने सामने खड़ा कर दिया। मुझे सच सच बता दो, किसका बच्चा लेकर तुम मेरे सिर पर आकर बैठ गई हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इतना गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ कि अपनी शादीशुदा बीवी के पेट में किसी और का बच्चा बर्दाश्त करूँ। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत शौक था ना तुम्हें मुझसे शादी करने का। अब मैं भी जब तक तुम्हारी असलियत नहीं जान लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा, और जिस दिन मुझे सच्चाई पता चल गई उस दिन तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। शेखर वर्मा ने ठंडे लहजे में धमकी दी और उसका हाथ छोड़कर बिस्तर के एक तरफ आकर लेट गया। यह मेरा बिस्तर है और मैं यहीं सोऊंगा। तुम पूरे कमरे में कहीं भी सो सकती हो, उसने अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। आकांक्षा ने सब्र से बिस्तर पर लेटे उसके शरीर को देखा और फिर सोफे की तरफ चली गई। सुबह सवेरे शेखर थाने पहुंच गया। उसे जल्दी से जल्दी आकांक्षा के बारे में सब पता लगाना था, मगर उसे कहीं से भी उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कुछ तो था जो उसकी नजर से छूट रहा था। शेखर परेशान बैठा था जब अशोक पाल आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। शेखर चौंक कर उसे देखने लगा। वो अपने ख्यालों में इतना खोया था कि उसे पता ही नहीं चला कि अशोक कब उसके सामने बैठ गया। उसे देखते ही शेखर के चेहरे पर सख्ती आ गई। उसने नापसंदगी से पूछा, किस लिए आए हो यहाँ? अगर अपने भाई से मिलने आए हो तो ये मुमकिन नहीं है। अशोक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने सिर हिलाया। आज मैं अपने भाई से मिलने नहीं आया, बल्कि एसपी साहब तुम्हारी खैर खबर लेने आया हूँ। अशोक ने सामने रखा चाय का कप उठाकर होठों से लगाते हुए कहा। शेखर की मुट्ठियां भींच गईं। मैंने
तुमसे कई बार कहा था कि मेरे भाई को जेल में मत डालो, मैं तुम्हें करोड़ों रुपए देने को तैयार था, मगर तुम्हारे सिर पर तो ईमानदारी का भूत सवार है। अपनी वर्दी से बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अशोक ने पैर पर पैर चढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा, और वैसे भी जाने क्यों इस केस में अपनी जान लगा रहे हो? जिसका बेटा मरा है वो लोग तो मेरे भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को भी तैयार नहीं है, फिर तुम क्यों अपनी जान और अपना भविष्य खतरे में डाल रहे हो? अशोक ने अफसोस से शेखर की तरफ देखते हुए कहा और उठकर वहां से चला गया। शेखर ने ठंडी नजरों से उसे जाते हुए देखा। उसकी ये धमकी भी शेखर को केस से हटाने वाली नहीं थी। उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की। इन दिनों शेखर एक केस पर काम कर रहा था। उसने अशोक के छोटे भाई को जेल की सलाखों के पीछे डाला था, क्योंकि उसने मामूली से झगड़े में एक निर्दोष लड़के को मार डाला था, जो अपने माँ बाप का इकलौता सहारा था। अशोक ने उस लड़के के घर वालों को इतना डरा दिया कि उन्होंने केस लड़ने से ही मना कर दिया और रातों रात अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर छोड़कर चले गए। शेखर उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मगर अब तक नाकाम था। अगर वो लोग मिल जाते तो अशोक के भाई के खिलाफ केस और भी मजबूत हो जाता। अशोक का भाई दौलत के नशे में चूर होकर उस लड़के को मार बैठा था। शेखर का सिर बुरी तरह से दुखने लगा। एक तो कल रात जाने क्यों वो लड़की मुसीबत बनकर उसके सिर पर आ गई थी, और अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। उसे हर तरफ से सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे। शेखर ने फिलहाल आकांक्षा को अपने दिमाग से झटका और उस लड़के के घर वालों का पता लगाने लगा। इस वक्त उसके लिए ये केस सबसे अहम था। आकांक्षा की आंख खुली तो शेखर अपने कमरे में नहीं था। उसने राहत की सांस ली। वो उसकी टकटकी लगाए नजरों का सामना नहीं करना चाहती थी। रात भर छोटे से सोफे पर सोने की वजह से उसकी कमर में दर्द था। वो जल्दी से अपना तकिया उठाकर बिस्तर पर आकर लेट गई, मगर अब उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी और भूख भी लग रही थी। वो हाथ मुंह धोकर नीचे आई तो सरला जी रसोई में थी। आकांक्षा ने उन्हें देखकर नमस्ते किया। सरला जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया और गहरी नजरों से उसे देखा। उसकी चाल ढाल से उन्हें वो जरा भी गर्भवती नहीं लगी। आकांक्षा ने उनकी टटोलती नजरों को महसूस कर लिया। सरला जी कुछ परेशान भी थी। उन्हें लग रहा था मामला कुछ और है, मगर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्यों इस तरह उनके घर आ गई थी। आंटी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? आकांक्षा ने झिझकते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम बैठो, बस नाश्ता बन गया है, सरला जी ने नरम लहजे में कहा। चाहकर भी वो उसके साथ सख्त नहीं हो पाई। आकांक्षा के चेहरे पर जितनी मासूमियत थी, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लड़की इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। उन्होंने आकांक्षा के सामने नाश्ता रखा। नाश्ता देखते ही उसकी भूख तेज हो गई और वो जल्दी जल्दी खाने लगी। उसे याद आया कि उसने तो 2 दिन से ठीक से कुछ नहीं खाया था। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने पलकें झपकाकर उन्हें अंदर ही रोक लिया। लेकिन सरला जी की नजरों से ये नजारा छुपा नहीं। तभी शेखर घर में दाखिल हुआ तो आकांक्षा दादाजी के साथ बैठी थी। उसने खून उतार देने वाली नजरों से आकांक्षा को देखा और अपने शर्ट के बटन खोलता हुआ वहीं बैठ गया। एक नौकर उसके लिए पानी लेकर आया। शेखर ने एक ही घूंट में पूरा गिलास खत्म किया, मगर उसकी निगाहें अब भी आकांक्षा पर ही टिकी रहीं। वो जाने दादाजी को कौन कौन सी बातें सुना रही थी, जबकि शेखर चुपचाप उसका जायजा ले रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मासूम दिखने वाली लड़की इतना बड़ा झूठ बोल सकती है। इसी दौरान एक नौकर ने आकर बताया कि बाहर प्रेस के लोग आए हैं। आकांक्षा ने चौंक कर शेखर की तरफ देखा। इसका मतलब था कि अशोक पाल ने अपना खेल शुरू कर दिया था। शेखर उठकर बाहर चला गया। घर के छोटे से लॉन में प्रेस के कई लोग इकट्ठा थे। सूरज ढलने ही वाला था। वो उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। आजकल वैसे भी वो अशोक पाल के भाई की वजह से खबरों में बना रहता था। प्रेस वाले अक्सर उसका इंटरव्यू करने आते थे।
क्योंकि उसने शहर के सबसे बड़े कारोबारी घराने के बेटे को गिरफ्तार कर रखा था और ये कोई मामूली बात नहीं थी। कैमरों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, सारे माइक उसी की तरफ थे। सर, सुना है आपका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है और आपने शादी से पहले ही उसे गर्भवती कर दिया। एक रिपोर्टर ने चुपते हुए लहजे में पूछा। ये सुनकर शेखर सन्न रह गया। कल रात तक तो उसे खुद भी ये बात नहीं पता थी और वो लड़की सुबह से कहीं गई भी नहीं थी। उसे तो एक एक पल का हिसाब था। फिर कैसे उसके यहाँ आने के अगले ही दिन प्रेस वाले उसके घर पहुंच गए और उस लड़की के बारे में सवाल करने लगे। शेखर को साफ महसूस हो गया कि यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। यह मामला बिल्कुल सीधा नहीं है। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और सीने पर हाथ रखकर इत्मीनान से खड़ा हो गया। उसे अभी और सवालों का सामना करना था। वह जानता था कि अब उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, लेकिन इन सब के पीछे कौन है ये वह अब तक नहीं समझ पा रहा था। आप तो बड़ी ईमानदारी की बातें करते हैं, मगर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते आपको कुछ याद नहीं आता? एक और पत्रकार ने उसकी इज्जत पर चोट करते हुए कहा। शेखर समझ गया कि ये लोग खरीदे हुए हैं, इसीलिए वह चुपचाप उनके सवाल सुनता रहा। उसने अब किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया। वह इन्हीं लोगों के जरिए उस आदमी तक पहुंचना चाहता था जिसने ये पूरा खेल रचा था। आपने इस शहर के सबसे बड़े कारोबारी शख्स अशोक पाल के भाई को थाने में बंद कर रखा है, जबकि आपको खुद जेल के पीछे होना चाहिए। आपको इस हरकत के लिए निलंबित कर देना चाहिए। एक और प्रेस वाला बोला, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। एक पल में ही शेखर समझ गया कि इस पूरे मामले के पीछे अशोक पाल का हाथ है। प्रेस वाले को भी उसी ने यहाँ भेजा है और वो लड़की भी अशोक पाल के कहने पर इस घर में आई है। वो लोग भूल गए थे कि उनके सामने एसपी शेखर वर्मा खड़ा है, जो अपनी काबिलियत के दम पर यहाँ तक पहुँचा है। शेखर ने हल्की मुस्कान के साथ उन लोगों की तरफ देखा। कैमरों की फ्लैश लाइट से उसकी आंखें चुभ रही थी, मगर उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई थी। फिक्र मत कीजिए, जल्द ही आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके लिए मुझे बस थोड़ा समय चाहिए। अभी आप लोग यहाँ से चले जाएं, मैं बहुत जल्द खुद आपको बुलाऊंगा। शेखर ने ठंडे मगर नरम लहजे में कहा और वापस मुड़ गया। पीछे से प्रेस वाले उसे पुकारते रहे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। शेखर के जाने के बाद चौकीदार ने सभी को बाहर निकाल दिया। शेखर लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो सभी लोग चुपचाप उसी की तरफ देख रहे थे, जबकि आकांक्षा की निगाहें जमीन पर गड़ी हुई थी। शेखर उसके सामने जाकर टेबल पर बैठ गया, लेकिन आकांक्षा ने अब भी नजरें नहीं उठाई। जाने क्यों वो उसकी तरफ देख ही नहीं पा रही थी। शेखर ने साफ देखा कि उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी। अगर ये लड़की सच में झूठी और धोखेबाज नहीं होती तो उसे घबराना नहीं चाहिए था और ना ही नजरें चुरानी चाहिए थी। दादाजी ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर शेखर ने हाथ के इशारे से उन्हें चुप रहने का संकेत दिया और खुद ठंडी नजरों से आकांक्षा को देखता रहा। आकांक्षा को उसकी आंखों का बोझ अपने ऊपर महसूस हो रहा था। अगले ही पल शेखर ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली, उसे लोड किया और सीधा आकांक्षा के सिर पर तान दिया। सरला जी ने घबराकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। दादाजी ने फौरन परेशान होकर अपने पोते को देखा, जो अपनी ही पत्नी के सिर पर बंदूक ताने बैठा था। आकांक्षा को लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। उसने डर से शेखर की तरफ देखा, मगर वो इस वक्त बिल्कुल भी नरमी दिखाने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों में सख्ती और ठंडा गुस्सा साफ झलक रहा था। आकांक्षा का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखों की पुतलियां डर से फैल गईं। मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूंगा, अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो ये सारी गोलियां तुम्हारे सिर में उतार दूंगा। इस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। शेखर ने धीमे मगर सख्त लहजे में उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। आकांक्षा खौफ से बस उसे देखती रह गई। तुम्हें यहाँ अशोक पाल ने भेजा है? शेखर वर्मा ने उसके चेहरे पर नजरें जमाए गंभीरता से पूछा, मगर आकांक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब दो, शेखर उस पर चिल्लाए, लेकिन आकांक्षा अब भी चुप रही। अब शेखर का धैर्य टूट गया। उसने ट्रिगर पर दबाव बढ़ाया और अगले ही पल उसकी पिस्तौल से गोली निकली। आकांक्षा के मुंह से डरावनी चीख निकली और
उसने अनायास ही अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। सामने दीवार में गोली का छेद हो चुका था। आकांक्षा ने हैरानी से दीवार की ओर देखा। अगर अब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो अगली गोली तुम्हारे सिर में लगेगी। शेखर ने एक बार फिर पिस्तौल उसकी ओर तान दी, लेकिन इस बार आकांक्षा का साहस जवाब दे गया। वह चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। शेखर खामोशी से उसे देखता रहा। मुझे मुझे अशोक पाल ने ही यहाँ भेजा था, आकांक्षा ने हिचकियों के बीच कहा। शेखर ने दादाजी की तरफ सच्चाई भरी नजरों से देखा। तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? शेखर ने अगला सवाल किया। वो आपको अपने भाई के केस से दूर रखना चाहता था, इसी वजह से उसने आपको रिश्वत देने की कोशिश की और फिर मेरे साथ आपका झूठा संबंध बनाकर आपको फंसाना चाहता था। आकांक्षा ने सिर झुकाए रोते हुए कहा। कौन सी रिश्वत? शेखर ने उलझकर पूछा। उसने मुझे कल रात एक बैग दिया था, वह आपके कमरे में बिस्तर के नीचे रखा है। उसमें करोड़ों रुपए हैं। कल रात आपके घर पर पुलिस का छापा पड़ेगा। वो लोग मुझे और उस पैसों को ले जाएंगे और आपको जेल में डाल देंगे। उसके बाद अशोक पाल अपने भाई को छुड़ा लेगा और आपको जेल में सड़ने देगा। बदला लेने के लिए उसने यह सब प्लान किया। आकांक्षा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, जबकि सब लोग चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। शेखर तुरंत अपनी जगह से उठा और तेजी से अपने कमरे की ओर गया। उसने झुककर बिस्तर के नीचे देखा, वहां एक काले रंग का बैग रखा था। उसने बैग खोला तो उसमें नोटों की कई गड्डियां थीं। बैग उठाकर लाकर उसने आकांक्षा के पैरों के पास फेंक दिया। तुम अशोक पाल के लिए ये सब क्यों कर रही हो? और शेखर ने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा। उसका सवाल सुनते ही आकांक्षा जोर से रोने लगी। अशोक पाल के भाई ने जिसको मारा है वो मेरा भाई था, आकांक्षा ने लाल आंखों से शेखर की ओर देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शेखर की आंखें हैरत और अविश्वास से फैल गईं। सभी ने अनायास अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो लोग तुम्हारे भाई के कातिल हैं और मैं तुम्हारे भाई के कातिल को सजा दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे ही इस सब में फंसा रही हो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे भाई के कातिल को सजा मिले? शेखर ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए पूछा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मेरी छोटी बहन अशोक पाल की कैद में है। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं ये सब करूंगी तो वह मेरी बहन को छोड़ देगा। मेरा भाई तो इस दुनिया से चला गया, अगर मेरी बहन भी चली गई तो मेरे माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, आकांक्षा ने दुख से कहा। शेखर ने अनायास अपना सर थाम लिया। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई के कातिल को सजा मिले? इस बार उसने नरम लहजे में पूछा। आकांक्षा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मेरे चाहने से क्या होता है? वो सबको खत्म कर देगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अशोक पाल ने तुम्हें खुद से मेरे पास भेजकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैं जाने कितने महीनों से तुम लोगों को ढूंढ रहा था और वो इतना बेवकूफ है कि उसने खुद तुम्हें मेरे पास भेज दिया। शेखर वर्मा ने पिस्तौल वापस अपनी जेब में रखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा और उठ खड़े हुए। लेकिन वो मेरी बहन को मार देगा, मेरे माँ बाप भी उसी के पास हैं, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, आकांक्षा ने डर से शेखर की ओर देखते हुए कहा। तुम्हारी बहन और तुम्हारे माँ बाप को कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं उन्हें सही सलामत तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। शेखर ने नरमी से उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए भरोसा दिलाया। आकांक्षा अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। सरला जी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। उनके गले लगते ही आकांक्षा फूट फूट कर रो पड़ी। दादाजी ने भी उसके सिर पर हाथ रखा। सबकी आंखों में आंसू थे। अपने भाई को बचाने की खातिर अशोक पाल इस हद तक गिर गया था कि मासूमों पर जुल्म करने में भी नहीं कतराया था। शेखर घर से निकल गए। उन्होंने अपने मोबाइल में आकांक्षा की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। इमरजेंसी में पुलिस के बड़े अफसरों की मीटिंग बुलाई और वो पैसों का बैग और आकांक्षा की रिकॉर्डिंग सबके सामने रखती। ये लड़की इस समय मेरे घर में मेरी पत्नी की हैसियत से मौजूद है, मगर बहुत डरी हुई है। मैं नहीं चाहता कि ये सबके सामने आए, लेकिन मैं अशोक पाल के घर पर छापा मारकर उसके माँ बाप और बहन को आजाद करवाना चाहता हूँ, जिन्हें उसने अपनी कैद में रखा हुआ है। शेखर ने कहा। पुलिस के अफसरों ने इजाजत दे दी क्योंकि पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी। कुछ देर बाद
पुलिस की 3 गाड़ियां अशोक के घर की ओर रवाना हुई। अशोक इस समय घर पर ही था। पुलिस ने आगे बढ़कर उसे हिरासत में ले लिया और सर्वेंट क्वार्टर से आकांक्षा के माँ बाप और बहन को छुड़ा लिया। शेखर उन्हें लेकर थाने पहुंचे और आकांक्षा के पिताजी की शिकायत पर अशोक पाल और उसके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। अशोक का पूरा खेल उसी पर उल्टा पड़ गया और अब वो खुद जेल की सलाखों के पीछे था। शेखर उन तीनों को लेकर घर आए। आकांक्षा ने हैरानी से अपने सामने अपने माँ बाप को देखा और भागकर उनके गले लग गई। वह बार बार अपनी छोटी बहन को सीने से लगाकर प्यार कर रही थी। यह नजारा देखकर सबकी आंखें नम हो गई। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम हमारी मदद न करते तो हम सब बर्बाद हो जाते। आकांक्षा के पिताजी ने कृतज्ञता से शेखर की ओर देखा। आकांक्षा उन्हें पहले ही बता चुकी थी कि कल रात उसकी शादी शेखर से हो चुकी है। कुछ देर बाद आकांक्षा के माँ बाप अपने घर जाने लगे तो आकांक्षा भी उनके साथ उठ खड़ी हुई। तुम कहाँ जा रही हो? शेखर ने चौंक कर पूछा। उसका सवाल सुनकर आकांक्षा झिझक गई। अपने घर जा रही हूँ, उसने धीरे से कहा। अंकल, परसों हमारा रिसेप्शन है, उसके बाद मैं इसे खुद छोड़ने आऊंगा। शेखर ने मुस्कुराते हुए आकांक्षा का हाथ थाम कर कहा। आकांक्षा ने अविश्वास से उसकी ओर देखा, जबकि बाकी सबके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। शेखर ने कहा कि मैं पहले तुमसे नफरत करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हें देख के मुझे सुकून मिलता है। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आकांक्षा की आंखें शर्म और प्यार से झुक गईं। इस तरह एक रिश्ता जिसकी शुरुआत जबरदस्ती और मजबूरी से हुई थी, वक्त ने उसे प्यार में बदल दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को हाइप दें। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।